नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं वो पाक भारत के हवाले से ही है। मोदी साहब से पिछले दिनों एक सवाल हुआ, पूछा गया कि आप कहां रहते हैं, तो उनका जवाब था औकात से बाहर। तो जब औकात से बाहर बंदा होता है तो शुरू कर इसी तरह की हरकतें शुरू कर देता है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को कहा कि तुम भी जाके एक बयान दे दो, और बयान भी उन्होंने ऐसा मजाका खेज दिया। उन्होंने कहा जी कि इस बार हम तैयार हैं, पहली दफा हम तैयार नहीं थे। मतलब जो पहले दफा कुट खा के गए हैं, आपको पता था आपने मार खानी है। बहरहाल जी, फिर उनके एयर चीफ का बयान आता है, वैसे ही बड़े मजाइया से लगते हैं। उन्हें 3 महीने बाद जाके याद आया था कि तैयारी गिराए हैं, और वो भी 58वें मिनट पे। जब तकरीर शुरू हुई तो 58 मिनट हो गए तो उन्हें याद आया था, और ये भी हुआ था। तो ये तो उनके हालात हैं। अब उन्होंने फिर धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। उनके एक वो राजनाथ सिंह साहब भी होते हैं, उनके बारे में बताएंगे उन्होंने भी पाकिस्तान को क्या कहा, लेकिन वो एक इंडिकेटर दे गए जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई कोई एक खास जगह है जिसपे वो कुछ कर सकते हैं। तो चौधरी साहब साथ में जानूंगा कि ये जो इंडिकेटर है, ये क्या कोई डिसेप्शन है, कोई धोखा है, कुछ और करने जा रहे हैं इंडिया, वाकई हमला करेगा या नहीं करेगा? मोदी इस वक्त किस मूड में बैठा है? हम तो किस मूड में है हमें तो पता है, पीटने के, लेकिन मोदी किस मूड में है ये जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। अब दो इश्यूज हैं। एक तो बिहार का इलेक्शन हो रहा है, अक्टूबर और नवंबर के शुरू में इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और बड़ा क्रिटिकल किस्म का इलेक्शन है। और अगर बीजेपी वहां से हार गई तो उसके बाद बीजेपी का सफाया हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, और नरेंद्र मोदी के गले ये पड़ जाएगा। और ये कहा जाएगा कि मोदी साहब की वजह से एक बहुत बड़ी पार्टी जो पूरे इंडिया के अंदर रूल करती थी और जिसने पुरानी सियासत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया था, वो फारग हो गई, और इसके जिम्मेदार मोदी साहब हैं। तो मोदी साहब की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी को बिहार के अंदर जितवा दिया जाए, क्योंकि मेन सूबा है और वहीं से ये इक़्तिदार इनका चलता है बीजेपी का। अगर आप बैकग्राउंड देखें तो इसका बेसिक यही है, गुजरात है या फिर ये बिहार है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, और यहाँ से अगर सफाया हो जाता है तो बहुत नुकसान होगा पार्टी के लिए। तो हो सकता है ये उसकी कंपेन हो कि आप रोजाना पाकिस्तान के बारे में बयान दें कोई ना कोई, और इसका फायदा सारे डेफिनेटली बीजेपी को होगा। और ये जहन में रखो कि इस वक्त इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बिक रही है तो उसका नाम पाकिस्तान है। और ये जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है उसने पाकिस्तान को एक प्रोडक्ट बना लिया है। जब भी कोई भी उनका जो लीडर है वो खड़ा होता है, बात करता है, किसी टीवी पे जाता है, कोई तकरीर करता है, तो हमेशा पाकिस्तान का नाम लेता है। और उससे पहले किसी और पुराने चैप्टर खोल लेता था, फिर उसके बाद नए चैप्टर खोल लेता है। अब ये डरे डरे से सहमे सहमे से 10 मई का जिक्र करते हैं, लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया को पता है और इवन इंडिया को भी पता है कि हुआ क्या था हमारे साथ। और जो वहाँ पे बड़े बड़े दानिशवर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बड़े खुल के बताया कि इंडियन एयरफोर्स के साथ हुआ क्या था। दूसरा, लोग भी बड़े समझदार हैं। दूसरा, पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिया का इस वक्त इमेज है वो सारी दुनिया को पता है। अमेरिका के साथ जो आइसोलेशन है, अब उसको पूरा इंडिया फील कर रहा है। न सिर्फ फील कर रहा है बल्कि उनके जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने हाथ सरों पर रखे हुए और खुद कह रहे हैं कि मोदी साहब ये आपने क्या कर दिया। तो इस सारी सिनेरियो में उनको पता है कि पाकिस्तान ने हमें कुट डाली थी, और साथ अमेरिका जो हमसे नाराज हो गया, यूरोप भी बहुत फासले पे चला गया। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से खराब थे। रशिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे, क्योंकि रशिया खुद रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। तो जब एक बड़ी ताकत रिसेशन के दौर से गुजर रही हो तो वो आपको क्या दे सकती है? ये सारा सिनेरियो जो है ना वहां पे है। लेकिन अब यहाँ पे दो हैं। एक तो ये है कि हो सकता है सिर्फ इलेक्शन के लिए गिदड़ फपकियां हों और इलेक्शन के अंदर वो पाकिस्तान को प्रोडक्ट के तौर पर बेच रहे हों, और ये कह रहे हो कि जनाब अगर हम चले गए, हम फारग हो गए, तो बिहार के अंदर पाकिस्तान आके बैठ जाएगा, यहाँ पे जनरल आसम मलिक या आसम मुनीर साहब बैठे होंगे। हो सकता है ये उसकी कंपेन हो। और दूसरा ये है कि प्रॉपर इंडिया ने फैसला किया हो कि हमने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक कर देना है। जैसे कि मैं जनरल नासर जंजुआ साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो मिसाइल हमला कर सकता है किसी वक्त भी, और इंडिया से कोई बाइद नहीं है कि क्योंकि जाहिर उसके पास इस वक्त मिसाइल्स का ढेर लगा हुआ है और वो पाकिस्तान के लिए छेड़छाड़ करने के लिए इस टाइप का कोई वेंचर कर सकता है। लेकिन अब अगर उनका आर्मी चीफ का बयान देख लें, एयरफोर्स चीफ का बयान देख लें, उनका डिफेंस मिनिस्टर का बयान देख लें, फिर मोदी साहब का बयान देख लें, फिर जो उनका अपना मीडिया है उसको आप देख लें, तो ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ ना कुछ पक रहा है। हमने आपको अगर याद हो तो जून के अंदर एक तजिया दिया था अपने वीलॉग के अंदर ही कि मानसून के बाद इंडिया कुछ ना कुछ ट्राई करेगा। और इसकी एक बैकग्राउंड भी है। इंडियन मजाज है ये कि जब उनको कुछ हो जाता है या कहीं से मार पड़ती है तो उसके बाद तैयारी करके हिट बैक जरूर करते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। तो अगर आप 1965 की जंग देख लें, जब 1965 की जंग में कुट पड़ी इंडिया को, तो उसके बाद वो तैयारी करते रहे और उन्होंने तकरीबन 6 साल बाद जाकर 1971 के अंदर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की जो वीक पॉइंट है वो बांग्लादेश है। वहां पे 6 साल उन्होंने कोशिश करके फिर पाकिस्तान को वहां पे नुकसान पहुंचाया। इस वक्त भी उनको पता है कि बलूचिस्तान वीक पॉइंट है पाकिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा वीक पॉइंट है। तो हो सकता है कोई ना कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर इंडिया की तरफ से हो जाए। अब सवाल अगला ये है कि क्या पाकिस्तान तैयार है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी की हुई है और पाकिस्तान हर लिहाज से मुकम्मल तौर पे तैयारी करके, जैसे कहते हैं ना, बंदूक को बाकायदा तेल लगा के उसके अंदर गोली डाल के उसके ऊपर ट्राइगर के ऊपर हाथ रख के उंगली रख के बैठा हुआ पाकिस्तान। आपने पहले बंदूकों को तेल लगवाया था, लोगों ने वायरल कर दिया था, आपको फिर तेल लगवा रहे हैं। तो ये वैसे पुराने जमाने में आपको पता है बंदूकों को तेल लगाया, अभी भी लगाया जाता है, वैसे अभी भी लगाया जाता है इसको। एक लफ्ज़ है फुल थ्रू, आपने सुना होगा। फुल थ्रू ऐसे तो गाली समझी जाती है, फुल थ्रू नहीं, ये पुल थ्रू है। अच्छा, ये पुल थ्रू है।
ये बेसिकली जो बंदूक होती है ना उसके अंदर रस्ट लग जाता है, लोहा है ना ज़ाहिर है। तो उसके बाद इस तरह होता है कि वो एक थोड़ी हल्की सी टाकी सी होती है, उसके ऊपर तेल लगाया जाता है, फिर उसके अंदर रस्सी डाली जाती है बंदूक के अंदर, उसको खींचा जाता है, उसको कहते हैं पुल थ्रू। अच्छा। तो पुल थ्रो जो है ना ऐसा थ्रू, उसमें से ऐसे करके तो उससे ये नली साफ हो जाती है, जिसको पुल थ्रू बना दिया फिर पाकिस्तानी ने। क्योंकि उसकी वजह जब इंडियन आर्मी के अंदर उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी थे उसके अंदर जब इंडियंस आए तो उनको ये लफ्ज़ नहीं आते थे, तो उन्होंने अपना ही मतलब बना लिया उसको, पुल थ्रू कर ली। तो पुल थ्रू है। तो इस टाइप का जो ना हमेशा तेल लगाया जाता है बंदूकों को, ऐसी कोई नई बात नहीं है। अगर जिन लोगों ने बंदूक रखी होती है उनको इस चीज़ का अंदाजा भी है, जैसे कि चाकू को रगड़ा जाता है। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तैयारी की हुई है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से DGI की तरफ से बयान भी आया था, कुछ मीडिया के लोगों से उन्होंने बात भी की थी और उस पर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने कोई गड़बड़ की तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो तेज़ भी होगा और बड़ा खौफनाक होगा और तकलीफ भी होगा। पाकिस्तान का ये बड़ा पुराना ये है एक व्यू है, वर्जन है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और आपको तकलीफ बहुत पहुंचाएंगे। और दूसरा ये कि वो जो कहा गया था, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, ये नक्शे से मिटा देंगे, तो उसका कहा गया कि अकेले नहीं खत्म होंगे भाई, आप भी साथ ही जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान देखो जो एक कमज़ोर मुल्क होता है ना, उसके पास अगर अच्छा असला हो तो जब उसको तकलीफ होती है तो वो फिर सारे ऑप्शन इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि ईंटें जो है वो साइड पर रख ले, या चाकू साइड पर रख ले, या बंदूक साइड पर रख ले, या उससे अगर बारूद का ढेर लगाया हुआ है तो उसको आग ना लगाए, क्योंकि उसके बेचारे के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पाकिस्तान जो है सारे जब इसको ज़्यादा छेड़छाड़ किया जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन का ख्याल ये है कि 15 दिन से ज़्यादा जंग जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त भी है, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज मुझे बताएं, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान ने मत मार देनी इंडिया, क्योंकि उसके पाकिस्तान को पता है कि हम इसको लंबा नहीं कर सकते। तो जब जंग को लंबा नहीं कर सकते तो फिर आपने एक ही हल्ले में सब कुछ करना होता है। तो ये पाकिस्तान 4 घंटे के अंदर बस करवा दी थी, 15 दिन अगर लड़ते रहे तो इंडिया का बुरकस नहीं निकल जाएगा। 50 मिनट की वो जंग थी जिसके अंदर ये जो फतेहपुर वाला तोहफा दिया पाकिस्तान ने नया, दिल्ली तक मार करता और जाता है लो ट्रैजेक्टरी पे, जहां से इंटरसेप्ट भी नहीं होता और इंडिया को बड़ी। वैसे यार मैं जंगों के खिलाफ हूँ, ये जो आप हर वक्त जंग की बात करते रहते हो ना, वैसे मुझे बड़ा बुरा लगता है। अमन होना चाहिए, जंगें नहीं होनी चाहिए। जंगों का अंदाजा नहीं है तुम्हें होता क्या है, ना इंडिया को पता है ना तुम्हें पता है। एक वहां पे पागल बैठे हुए हैं कुछ और आप इधर से शुरू कर देते हो, ये इस तरह ना किया करो। अच्छा, पता है जो जवाब ने कहा एक प्रोडक्ट बिक रही है वहां पे पाकिस्तान में, बिल्कुल से एग्री करता हूं कि प्रोडक्ट बिक रही है, लेकिन एक के साथ दूसरी भी बिक रही है, उसका नाम गौ मूत्र है। यार फिर वो बकवास, वो ये पी के नहीं बकवास किया कर यार, सिर्फ ये कि ये पी के ना तो यार तो बकवास वो करते हैं। तुमने बल्कि एक और साहब मुझे मिले जहाज में, उन्होंने कहा जी वो फर्क साहब से पूछिएगा कि जब ये मोदी साहब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहीं पे बंदोबस्त करते हैं, साथ लेके जाते हैं। मैंने कहा यार आप उससे पूछ लेना यार। नहीं मैं वो क्या, अब तो मुझे बाकायदा बुआ नहीं शुरू हो गया आपसे। सर मैं जवाब दे देता हूँ, वो घर से बंदोबस्त करके जाते हैं, बाहर से मिलता है। चलिए आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्टोरी है जी पाकिस्तान के मिनरल्स के हवाले से। एक पूरी कंपेन ऐसे लगता है कि खड़ी हो गई है जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान से मिनरल निकल रहे हैं जिनकी मालियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान उसमें अमीर होने जा रहा है। तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा जी बहुत सारी ताकतों से। और कभी पता चलता है कि इंटरनेशनल अखबार जो हैं उस तरह की चीजें छाप देते हैं और कभी पता चलता है कि हमारी ही इंटरनल पार्टीज उठ के तनकीद करना शुरू कर देती हैं। तो ये डिटेल से स्टोरी जानते हैं कि एक्चुअली हमारे मिनरल्स के साथ हो क्या रहा है और ये जो पोर्ट की कहानी है कि पोर्ट पाकिस्तान दे रहा है या नहीं दे रहा, वो भी डिटेल से जानते हैं। अब देखो इसके 3 वर्जन्स हैं। एक तो ये है कि अगर आप गवादर जाओ तो पसनी का इलाका है, पसनी का इलाका बहुत ही खूबसूरत है। जवानी एक वहाँ पे है, एक पोर्ट है, वो भी गवादर जैसी है और बड़ा खूबसूरत मुकाम है। और इसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मुझे थोड़ा सा मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी जगह पढ़ा था, क्योंकि ये वो वाही जगह है दुनिया के अंदर जहां आप दरमियान में खड़े होते हैं तो एक साइड से सूरज निकलता है फिर दूसरी साइड पे गुरूब होता है। यानी पानी के अंदर से सूरज निकलेगा, पानी के अंदर गुरूब होगा, आप खुशकी के ऊपर खड़े होंगे। तो जीवानी भी बड़ी खूबसूरत जगह है। और ये जो इलाके थे ये अंग्रेज ने अपने ज़माने में यहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाई थी। तो ये जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो ग्वादर के अंदर हो या पसनी के अंदर हो या जीवानी के अंदर हो, ये सारे अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं, वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर बने हुए हैं। तो अब इलाका बड़ा खूबसूरत है, पोर्ट्स है और ये सारे का सारा एक, अगर आप एक साइड से जाओ तो साहिल के साथ साथ कराची से जे के ग्वादर तक और उसके बाद आगे जो ईरान तक जाता है, ये बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है और बड़ी खूबसूरत कोस्टल लाइन है। और अगर ये यूरोप वगैरह के पास होती तो यहाँ पे आप ये समझो कि 100 के करीब शायद बन चुके होते। वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट होते, वहाँ पे बड़ी बड़ी तफरी चल रही होती और बहुत टूरिस्ट आ रहा होता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने आज तक उसको इस्तेमाल नहीं किया, जो हमारी बदकिस्मती है। अब गवादर के अंदर अगर चाइना बैठा हुआ है तो वैसे मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर अमेरिकन को पसली दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या फर्क पड़ता है वैसे, क्या 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 मतलब लोगों को डाउट्स है ना, लोग समझते हैं कहीं वो मिलिटरीली यहाँ पे ना आ जाए। यार वो कतर बैठा हुआ है, जब वो 10,000 सिपाही उनके फौजी बैठे हुए हैं पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, और कतर से ईरान कितना दूर है या ग्वादर कितना दूर है, जब वहां पे बैठा हुआ है तो वो अगर पश्चिम में आके बैठ जाएगा तो कौन सी क्या बता। यहाँ पे यही तनकीद हो रही है ना, लोगों को डाउट्स हैं। ठीक है, आप पीटीआई कह रही है क्या कतर वहां बैठा, कतर में बैठा हुआ है भाई, कतर कौन सा दूर है? ਤੁਸੀਂ हमें गल कर रहे हो, मैं खिलाफ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अब पीटीआई में शेख वकास अकरम कहते हैं 1615 याद कर ले, जहांगीर ने, जो बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने जी वो ईस्ट इंडिया कंपनी बुला ली थी और उसके बाद पूरे मुल्क पे कब्जा हो गया। तो यहाँ से डाउट्स आ रहे हैं। ऐसे नहीं, अब वो दौर हो रहा है, ये हो रहा है, ये दौर मुख्तलिफ है। अब इसके अंदर जो कॉलोनियलिज्म है ना वो वैसा नहीं है कि वहाँ आके बैठेंगे। अब देखिए अमेरिका जो है पूरी दुनिया उसके पास है, कहाँ बैठा हुआ है आके वो, कोई देखिए चाइनीज की मत मार के रखती है उन्होंने। अल्टीमेटली चाइनीज उनके साथ एग्रीमेंट करने पर तैयार हो गए, टिकटॉक दे दी उन्होंने जिसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा था चाइना। इंडिया के साथ देख लो, और बाकायदा जो इंडिया है वो नाक रगड़ रहा है।